नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं हम यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि एग्जाम बूस्टर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। चैप्टर वाइज एग्जाम बूस्टर में आज का टॉपिक है आदिकाल का जो अपभ्रंश साहित्य है। उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे जो शेष जो हमने प्रोवाइड किया आपको बूस्टर्स उसमें नहीं थे। अपभ्रंश का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो विक्षिप्त है, अलग अलग है, उन सभी की चर्चा करते हैं और अपभ्रंश में जो भी मुख्य तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आते हैं उन सभी की बात करेंगे। तो आपको अगर पीडीएफ और लाइव क्लासेस की डिटेल्स चाहिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम फेसबुक से आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके सामने एक नंबर शो हो रहा है 9415525028। तो आप हमें वहां पे संपर्क कर सकते हैं। तो नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, ये टीजीटी, पीजीटी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए आप हमारे चैनल से संपर्क करें। फर्स्ट पेपर भी हम साथ साथ में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बूस्टर 22। सबसे पहले हम बात करेंगे अपभ्रंश साहित्य के परिचय पर। मित्रों, परिचय के अगर हम देना चाहें तो परिचय में हम बात करेंगे अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अपभ्रंश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अप उपसर्ग है और भ्रंश उसमें मूल शब्द है। भ्रंश मतलब होता है भ्रष्ट हुई, अर्थात अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा। और अगर हम भाषा शास्त्र के ज्ञाता जिसे विकास कहते हैं, उसे ही लोग भ्रष्ट होना या बिगड़ना कहते हैं। मतलब दोनों ही पूरक तत्व इसमें समाहित हो जाते हैं। अपभ्रंश का मतलब यह भी होता है कि भ्रष्ट हुई, और इसका दूसरे अर्थों में अगर कहें तो विकास भी कहते हैं। यानी प्राचीन से प्राचीन जो भाषा होती है, जो पूर्व की भाषा होती है, उसका भ्रष्ट रूप और नवीनता की आवरण को धारण करने वाला ऐसा रूप, यानी विकास भी है, यानी नए आवरण में वह ढलने वाली है और प्राचीन पुराने आवरण की वह केचुल छोड़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी सामयिक स्थिति को हम अपभ्रंश कहते हैं, और वही है जिसका अर्थ है भ्रष्ट हुई या बिगड़ी हुई भाषा, और भाषा शास्त्रियों के अनुसार जिसे विकास कहते हैं। दोनों ही अर्थों का सामंजस्य स्थापित करती है यह शब्द। अपभ्रंश के बारे में अगर हम बात करें तो आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जहां बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा लगभग 6ठी से 12वीं शताब्दी तक, बहुत एकदम जो विशिष्ट समय है, यह समय अगर हम पूरा देखेंगे तो हमें इस पूरे समय के अंतर्गत अपभ्रंश का जो पार्ट है, जो भाग है, दिखाई पड़ेगा। हम अगर भाषा की थोड़े से ज्ञान को अगर हम बढ़ाते हैं तो बताते हैं आपसे कि अपभ्रंश के पूर्व में भाषा जो थी वह प्राकृत थी, यानी 1ली से 6ठी शताब्दी तक की जो भाषा है। कहीं कहीं आपको 5वीं शताब्दी तक या कहीं 6ठी शताब्दी तक आपको दृष्टिगोचर होगी, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। तो कहीं कहीं आपको 1ली से 6ठी मिलेगी, कहीं कहीं 1 से 5वीं मिलेगी। वहाँ तक प्राकृत भाषा का प्रभाव था। 6ठी शताब्दी के बाद से और 1000 ईस्वी तक का जो समय है वह पूरी तरह से अपभ्रंश का है, और लगभग 200 वर्षों के बाद तक भी अपभ्रंश अपने प्रभाव क्षेत्र में रहती है। तो इस प्रकार से 12वीं शताब्दी तक हम अपभ्रंश का समय मान सकते हैं। अपभ्रंश भाषा का ढांचा लगभग वही है जिसका विवरण हेमचंद्र के सिद्ध हेम शब्दानुशासन के 8वें अध्याय के 4th पाद में मिलता है। मित्रों, जो अपभ्रंश का पाणिनि या अपभ्रंश का वैयाकरण, जो व्याकरण रचयिता हैं, वो हेमचंद्र जी को माना जाता है। और हेमचंद्र का जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है वह उसके 8वें अध्याय के 4th पाद में हमें अपभ्रंश का ढांचा दृष्टिगोचर होता है, और वही जो रूप है वह इस समस्त 600 वर्ष के इतिहास में देखने को मिलेगा। कुछ और बातें हैं अपभ्रंश से जुड़ी, हम वो भी करते हैं। तो परिचय की श्रृंखला में सिद्ध शब्दानुशासन की चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे नाट्यशास्त्र की। अगर भरत मुनि की बात करते हैं तो भरत मुनि विक्रम की 3री सती ने अपभ्रंश नाम देकर लोक भाषा या देश भाषा को कहा। मित्रों, अपभ्रंश जो नाम की भाषा है इसका 3री शताब्दी में ही जिक्र कर दिया गया था, और वह भरत मुनि के द्वारा किया गया था। पूर्ण रूप से साहित्य को समाहित करने वाली जो भाषा थी वह 6ठी शताब्दी के बाद बनी, परंतु अपभ्रंश का नाम पहले ही बता दिया गया था और वह भरत मुनि के द्वारा बतलाया गया। वररुचि के प्राकृत प्रकाश में भी हमें इसका उल्लेख मिलता है, और इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम सती की 650 संवत पहले को संस्कृत और प्राकृत तीनों का कवि कहा।
अगर हम बात करें वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का ही कवि माना है। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि अपभ्रंश का जो सबसे दुलारा छंद है वह दोहा है, और यही जो दोहा छंद है यह हमें संपूर्ण अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलेगा और उसकी जानकारी हमें वहां मिलती रहेगी। अपभ्रंश साहित्य की प्राप्त रचनाओं का जो काव्य है वह अधिकांश काव्य हमें जैन साहित्यकारों के द्वारा मिलेगा, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। जो रास साहित्य जो है वह सभी कुछ अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत ही लिखा गया है, और इसके अंतर्गत प्रबंध और मुक्तक सभी काव्यों की वस्तुएं जो हैं वह दर्शन और पुराणों से प्रेरित हैं, वह भी हमें इसमें दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू को माना जाता है, जो 9वीं सदी के हैं। मित्रों, कहीं कहीं उनका समय 7वीं सदी माना जाता है, कहीं कहीं, तो इसमें आप जो है आपके मन में कोई भी द्वंद्व न हो, अलग अलग विद्वानों के अनुसार समय को अलग अलग धारण किया गया है और सभी के अपने अपने मत हैं। तो 7वीं शताब्दी से ही हम मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ स्वयंभू से हुआ, पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। तो इस प्रकार के सभी स्थितियां हमें उसमें देखने को मिलेंगी। अपभ्रंश के कवियों की चर्चा कर लेते हैं। जो हम स्वयंभू की चर्चा कर रहे थे उसमें ही सबसे पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है, और स्वयंभू की ही चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश भाषा के महाकवि के रूप में माना जाता है, और इनको अपभ्रंश भाषा का जो वाल्मीकि है वह भी कहा जाता है, क्योंकि इनको जो पौमचरित है वह पद्मचरित नाम से भी है। और उसके बाद में जो अगली रचना है ऋठडेमचर्यु, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही रचनाएं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। अरिष्टनेमिचरित या हरिवंश पुराण भी इस ग्रंथ को कहा जाता है। तीसरा ग्रंथ है स्वयंभू छंदस, जिसको व्याकरण ग्रंथ के रूप में माना जाता है। इनमें प्रथम 2 रचनाएं काव्यात्मक हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और तीसरी जो रचना है वह प्राकृत अपभ्रंश छंद शास्त्र विषयक है, जिसमें छंद शास्त्र के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। जो पौमचर्यु है वह महाभारत वह रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। मूल रूप से इस रामायण में कुल 92 सर्ग थे, जिनमें स्वयंभू के पुत्र ने त्रिभुवन ने अपनी ओर से 16 सर्ग जोड़े हुए हैं। मित्रों, यह जो पौमचर्यु है यह अपूर्ण काव्य ग्रंथ था। इसकी स्वयंभू के पश्चात में इसकी रचना जो पूर्णता प्रदान की वह त्रिभुवन के द्वारा प्रदान की गई, और उन्होंने अपने माध्यम से इसमें कुछ और सर्ग जोड़े हैं जिनकी संख्या 16 है। फिर हम अगले एक कवि की चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, पुष्पदंत नाम है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनको पहला कवि के रूप में भी धारण किया गया है। महापुराण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जसहर चरिव, जिसको यशोधर चरित भी कहा जाता है, राय कुमार चरिव, जिसको नाग कुमार चरित भी कहा जाता है, इसमें के अनुसार पुष्पदंत कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। महाकवि पुष्पदंत के 2 आश्रयदाता थे। आश्रयदाता से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो 2 आश्रयदाता हैं उनके। प्रथम आश्रयदाता हैं जो वह राष्ट्रकूट वंश के महाराजा धीराज कृष्णराज थे। तृतीय थे के महात्म्य भरत, और दूसरे महामात्म्य भरत के पुत्र नम्न, जो आगे चलकर महामात्य नम्न हुए। तो इस प्रकार से 2 आश्रयदाता इनके हो जाते हैं। पुष्पदंत के 3 रचनाएं हैं, 3 की तीनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में जो तीसरा कवि इसका मुख्य है वह है धनपाल। अगर धनपाल की चर्चा करें तो 10वीं सदी का समय उनका माना जाता है। भविष्यत कहा, या इस प्रकार से कई प्रकार से इसको नाम को जोड़ा गया है, तो भविष्यत कहा इस प्रकार से इसका नाम माना जाता है। और यह श्रुत पंचमी के अवसर पर कही जाने वाली लोक प्रचलित प्राचीन कथा है। तो धनपाल तीसरे महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कनकामर मुनि की। कनकामर मुनि 11वीं शताब्दी के रचयिता थे, और करकंड चरिव भी इनकी एक उल्लेखनीय चरित काव्य है। मित्रों, अपभ्रंश में चरित काव्यों का लेखन बहुत ही प्रासंगिक है। चरित काव्य लिखे जाते थे, और यह अपभ्रंश की एक मूल विधा के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। जोइंदु की बात करें तो 8वीं शताब्दी का कवि माना जाता है। परमात्म प्रकाश और योगसार जैसी 2 विशिष्ट कोटि की रचनाएं ये दोनों मानी जाती हैं। तो जोइंदु को कहीं कहीं आपको मिलेगा जोगिंदु या जो इंदु, इन दोनों नामों से ही इनको जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे तो राम सिंह की।
राम सिंह बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और रहस्यवादी कवि के रूप में भी इनको जाना जाता था। रहस्यवादिता उनके काव्य में देखने को मिलेगी। रचना का नाम है पाहुड़ दोहा, समय है 10वीं सदी। देवसेन की चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, कई सारी रचनाएं उनकी हमें देखने को मिलेंगी। 10वीं सदी का समय है, सावय धम्म दोहा, नय चक्र, लघुनय चक्र जिसको कहा जाता है, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं उनकी हमें देखने को मिलेंगी, जो अपने अपने विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लघुनय चक्र इसको कहा जाता है, जिसको नय चक्र भी कहा जाता है। माइल धवल की बात करें तो वह देवसेन के शिष्य के रूप में है और उनका एक रचना है दव्य सहाय पयास, इसको वृहदनय चक्र के रूप में भी जाना जाता है, इसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा गया है। अद्दहमाण की बात करें तो 13वीं सदी का एक उनकी कृति है जिसको संदेश रासक कहा जाता है। इसमें श्रृंगार रस का रोमांस काव्य देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अद्दहमाण की, तो इस ग्रंथ को भ्रमर गीत परंपरा का एक ग्रंथ माना जाता है, जिस क्रम में अगर हम बात करें तो मेघदूतम था, मेघदूतम कालिदास का मेघदूतम, उसके बाद में जिसमें भी संदेश कहने की बात की गई थी, इसके बाद में आता है संदेश रासक, फिर आता है भ्रमर गीत, भ्रमरदूत और जो कई सारी रचनाएं हैं वह हमें कवि नारायण जो सत्यनारायण कवि की रचना है वह भी हमें आधुनिक काल की देखने को मिलेगी। तो जो भ्रमर गीत परंपरा का एक ग्रंथ है, उसके बाद में इसके अंतर्गत विरह प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। एक विरहिणी नायिका के माध्यम से श्रृंगार रस की विरह काव्य कोटि का वर्णन देखने को मिलता है। पियसो कहु संदेशड़ा हे भवरा हे कागा। तो इस प्रकार से हमें यह भी गीति परंपरा इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। एक रचनाकार का नाम है मेरुतुंग, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, प्रबंध चिंतामणि, इसको दूहा विद्या भी कहा जाता है। 1361 की रचना है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और दूहा विद्या इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसमें चारण कवियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद में एक जो रचना है वह रचनाकार की अगर हम बात करें तो सारंगधर की एक रचना है, और सारंगधर को भी कवि के रूप में बहुत विशिष्टता या उच्चता प्राप्त है, उनकी भी रचनाएं हमें देखने को मिलेंगी। अपभ्रंश साहित्य का लगभग हमने समागम अपने काव्य के अंतर्गत, अपने वर्णन के अंतर्गत कर लिया है। इसके बाद में एक प्रकीर्णक साहित्य बचता है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, 3 जो सामने लिखी हुई हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, हेमचंद्र को अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। यह तीनों ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये बूस्टर है, बूस्टर 22, वह समाप्त होता है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, कॉन्टैक्ट नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया है। हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल गुरु चेला एकेडमी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको बेल आइकन भी दबाना है। घंटी जैसा आइकन दबाने के बाद में हम आपको सूचनाएं प्रदान कर सकेंगे, जो भी हमारे चैनल पे अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।